हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए आइए आज शुरू करते हैं बेटा। मेट्रोलॉजी का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम जो रिडक्शन का बचा हुआ पार्ट था वो पढ़ेंगे, प्लस रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो मेन मेटलर्जी हैं जैसे जिंक है, टिन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको भी कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाएं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। लेकिन उसके पहले एज यूजुअल जो मैं अभी आपको देख रहा था, मैसेजेस देख रहा था, तो भाई आपके मैसेजेस मिले, बहुत अच्छा लगा और उसमें लिखा हुआ था टेस्ट के बारे में, तो वो मैंने मैसेज जो है आगे कन्वे कर दिया है। जल्दी आपको सारी चीजें अपडेट कर दी जाएंगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चों का मैंने देखा कि वो पूछ रहे थे डीपीपी, तो भाई मेरे एक बार चेक कर लो, वहां पे मैंने 100% मतलब मैं श्योर हूं कि वहां डीपीपी ऐप पे आ चुकी हैं, तो अपलोड कर दी गई हैं। एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, बहुत ही अच्छा लगा कि डे बाय डे एक रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बस रेगुलरिटी चाहिए मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं 1000 बच्चे वीडियो देखें कि 10,000 बच्चे वीडियो देखें, मुझे बस फर्क ये पड़ता है कि कितने बच्चों ने रेगुलर वीडियो देखा। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं, धवल है, अनंत है, आजिब खान है और अब्दुल रब खान है, आयुषी है और हैप्पी है, आयुष है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। अनंत और पता नहीं, मतलब मुझे कुछ नाम अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहे हैं, शुभम, ऐसे ना जाने कितने बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटा। ये इनसे सब बच्चों को एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये रेगुलर नॉन स्टॉप वीडियो को देखे जा रहे हैं, लेक्चर्स को देखे जा रहे हैं, तो बेटा अगर आप ये अपनी कंटिन्यूटी बना करके रखोगे तो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता भाई। आपसे आपकी रैंक, शानदार सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब इस तरह से सभी बच्चे बहुत बढ़िया से रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है ना, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो अच्छे से रेगुलर सारे लेक्चर्स देखते रहें। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम इनऑर्गेनिक का देखो, मैं कहता हूं चाहे ऑर्गेनिक हो, पीसी हो या फिजिक्स हो, मैथ्स हो, व्हाटएवर कोई भी हो वो सभी आपको बहुत अच्छे से माइन्यूटली वॉच करने हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए टाइम खराब किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट स्टैंड पे बेटा हमने कार्बन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कार्बन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं रिडक्शन के बाकी बचे हुए प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने जो रिडक्शन लिया है बेटा वो थर्माइट रिडक्शन लिया है। क्या लिया है? थर्माइट रिडक्शन। बहुत आराम से चलूंगा, धीरे धीरे, बस आप मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरी एक एक लाइन को फॉलो करिएगा, वॉच करिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ओके, चलिए तो आज क्या लेने जा रहा हूं? थर्माइट रिडक्शन लेने जा रहा हूं। इस प्रोसेस को हम एक और भी नाम से जानते हैं, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन। अब आप बोलेंगे क्या होता है, किसके लिए होता है? तो पॉइंट नंबर 1, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है भाई? जिनका रिडक्शन कार्बन से पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट, जिनका रिडक्शन कार्बन से पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत से ऑक्साइड्स होते हैं, उनका रिडक्शन हम एल्यूमिनियम से कराते हैं। किससे कराते हैं? एल्यूमिनियम से कराते हैं। तो जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, याद करिए मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था। क्या बताया था? कि भाई ये वो मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन क्या है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, कार्बन से पॉसिबल नहीं है। तो जब कार्बन से रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि याद करिए मैंने बताया था हाई टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं बेटा, कार्बाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कार्बाइड बना लेते हैं। तो इनका नॉर्मल कंडीशन में रिडक्शन कार्बन से तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, फिर एल्यूमिनियम जैसे सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे एक दूसरा पॉइंट हमारा तैयार हो गया कि जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स का क्या कहते हैं, रिडक्शन करता है जो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मिलकर के बने हों। तो इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा होती है और ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो अब आइए, अब डिस्कशन में आता है कि भाई ये प्रोसेस होता कैसे है। तो आइए सबसे पहले उस पे फोकस कर लेते हैं। मान लो कि ये हमारा एक एपरेटस है बेटा। क्या है? एक एपरेटस। ओके,
ये लीजिए, इसके अंदर ये एक और लेयर बनी हुई है। इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? रिफ्रैक्टरी मटेरियल के नाम से जानते हैं। इसको हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। और इसमें क्या पड़ा होता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। अंदर होता है मेटल ऑक्साइड। क्या होता है बेटा अंदर? मेटल ऑक्साइड। मान लो कि Mn3O4 है, प्लस क्या पड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम। और इसमें एक पाउच दिखाई आपको ये दे रहा है। ये मैंने क्या बनाया है बेटा? पाउच बनाया है। ओके, क्या बनाया है बेटा? पाउच बनाया है। जस्ट ए सेकेंड। और इस पाउच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या भरा हुआ दिखाई दे रहा है भाई? जस्ट ए सेकेंड, ये देखो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, भरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या भरा हुआ दिखाई दे रहा है? इग्निशन मिक्सचर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या भरा हुआ दिखाई दे रहा है? इग्निशन मिक्सचर दिखाई दे रहा है। ओके, और ये क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? ये निकला हुआ है मैग्नीशियम रिबन। क्या निकला हुआ है? मैग्नीशियम रिबन। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है क्या? जरा ध्यान से सुनना। एक इस तरह का हमने एपरेटस ले लिया जिसमें Mn3O4 यानी कि मेटल ऑक्साइड को ले लिया और एल्यूमिनियम को ले लिया। ये वो मेटल ऑक्साइड है जिसका रिडक्शन हमें क्या करना है? कराना है। किससे? एल्यूमिनियम से कराना है। ये जो मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम है, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा थर्माइट मिक्सचर। क्या बोलते हैं? थर्माइट मिक्सचर। ओके, तो ये हमने ले लिया बेटा थर्माइट मिक्सचर, और ये हमने ले लिया पूरा इग्निशन मिक्सचर। यानी कि दो मिक्सचर लिए। एक क्या लिया हमने? इग्निशन मिक्सचर लिया, और एक हमने क्या लिया बेटा? थर्माइट मिक्सचर लिया। अब इग्निशन मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ BaO2 प्लस KClO3 और साथ में मैग्नीशियम रिबन। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया किसका? इग्निशन मिक्सचर का। और ये क्या हो गया? थर्माइट मिक्सचर का। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, काम कैसे करता है? तो जरा ध्यान से सुनो। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, हम इसमें फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। ये धीरे 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 जलता हुआ कहां तक पहुंचता है? इस पाउच तक पहुंचता है। ये पाउच में जैसे ही पहुंचता है, ये पाउच क्या होता है? बूम, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है तो अंदर जो BaO2 है या KClO3 है, ये सब ब्रेक हो जाते हैं। कैसे? जैसे BaO2 ब्रेक होगा BaO प्लस O प्लस एक्सेसिव हीट, बहुत सारी हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। जैसे KClO3 है, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? KCl प्लस O प्लस बहुत सारी हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, इससे हुआ क्या? जरा ध्यान से सुनना। आपने एक चीज नोटिस की होगी, दिवाली पे जो पटाखे आते हैं, ठीक है ना, सुतली बम होते हैं और भी बहुत सारे क्रैकर्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बचपन में आपने भी शैतानी की होगी, भाई मैंने तो की है। हाँ, ऐसी हरकतें मैं कभी कभी करता था जब बहुत ही छोटा था। हाँ, और ऐसी हरकतें वैसे करनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी रिस्की होती हैं भाई, तो ऐसा कभी ना करें। अपन क्या करते थे, उसको पहले सुतली बम या कोई भी, उसको पूरे को उसकी ऊपर की जो वो डोरी होती थी उसको क्या कर देते थे बेटा? निकाल देते थे। ठीक है, और अंदर क्या बचता था? बस वो छोटा सा जो अंदर एक्सप्लोसिव जो मटेरियल बचता था, उसका एक पाउच बचता था। वो पाउच ना तो धमाका करता था ना कुछ करता था, बस उसमें से खूब सारा धुआं निकलता था और खूब सारी फायर निकलती थी, खूब सारी हीट बल्क में रिलीज होती थी। बस उसी को देखने में मजा आता था। तो उससे एज सच नुकसान तो कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए भाई, रिस्की होते हैं, कभी भी चोट लग सकती है। खैर, तो जरा ध्यान से सुनो। तो होता क्या है बेटा, वो जो अपन क्या कहते हैं, जो रस्सी होती है ऊपर की और वो सब पैकिंग जो होती है, उसको
को खोल देते थे और फिर बीच में एक पाउच निकलता था छोटा सा, और वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल जो होता था वो एकदम जब आग पकड़ता था तो तेजी से बूम, मतलब आवाज नहीं आती थी लेकिन तेजी से आपने नोटिस किया खूब सारी एनर्जी रिलीज होती थी, खूब सारी फायर दिखाई देती थी, खूब सारा धुआं स्मोक दिखाई देता था, होता था नहीं होता था। तो बस वैसा ही मैच यहां पे करो। क्या ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, उसके आगे वो जो थ्रेड होता है वो है, ठीक है, और ये वो मान लो पाउच है छोटा सा बीच में, और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल इसमें भरा हुआ है। अब ये एक्सप्लोसिव मटेरियल ये नहीं है कि यहां पे खूब तेजी से आवाज करेगा, नहीं, बस क्या करेगा, तेजी से फायर को कैच करेगा और बहुत सारी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जब ये प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, ये रिलीज होने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है बेटा, एक्टिव कर देती है किसको, इस रिएक्शन को, कि एल्यूमिनियम Mn3O4 से क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, और ये एल्यूमिनियम Mn3O4 को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी होती है, आई रिपीट, वो जो एनर्जी होती है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और वो हमें कहां से मिलती है, इस रिएक्शन से मिलती है। तो यहां पे लगाई फायर भाई, ये आया, पाउच एक्सप्लोड हुआ, फटा, बहुत तेजी से खूब सारी बल्क में एनर्जी निकली, और वो एनर्जी ने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया, और एल्यूमिनियम ने बड़ी आसानी से इस मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इस प्रोसेस में जो ये पाउच और इसमें जो मटेरियल भरा हुआ था उसको इग्निशन मिक्सचर बोलते हैं। ये दोनों जो आपस में रिएक्ट कर गए इसको थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली इसमें बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स लिए जा सकते हैं जिनको एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर वो तो सब सही है, इसको थर्माइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है, माना कि एल्यूमिनियम रिडक्शन कर रहा है, थर्माइट रिडक्शन क्यों बोला जाता है। एक्चुअल में एल्यूमिनियम का मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खुद को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल लेना, ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन होती है एक तरह की। क्या होती है बेटा, थर्माइट रिएक्शन होती है, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और सलमान खान की फैन होती है। कहने का मतलब है एक बार जो खूब सारी एनर्जी निकल गई तो फिर ये रिएक्शन होती रहती है, फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती है। तो ये जो रिएक्शन होगी इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, इन सब से मिल रही है। और ये यहां पे अब इस तरह से आपस में क्या करना शुरू करेंगे बेटा, रिएक्ट करना शुरू करेंगे। तो मान लो यहां पे क्रोमियम बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, यहाँ पे जैसे मैग्नीज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सिलिकॉन बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, Al2O3 बनेगा, यहाँ पे आयरन मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, Al2O3 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, टाइटेनियम मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, Al2O3 बनेगा। तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम कौन करता है, जो फाइनली इस प्रोसेस में रिलीज होती है, क्या, एनर्जी। तो कुल मिलाकर के ये होता है क्या, थर्माइट रिडक्शन, और इसको गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन भी बोला जाता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने लायक हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है भाई। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, अगर कभी सुना हो, पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो आइए देख लीजिए। रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, और कभी कभी जरूरत पड़ने पे ये खुद फ्लक्स का काम कर लेता है। क्या मतलब सर, मतलब ये है कि एक तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो खुद मेल्ट नहीं होगा इतनी आसानी से, और खुद इम्प्योरिटी का काम नहीं करेगा। अगर खुद ही मेल्ट हो गया तो इम्प्योरिटी का काम कर देगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और समय आने पे इंप्योरिटीज को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्टरी मटेरियल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला इग्निशन मिक्सचर। अब तो पूछोगे ही नहीं भाई इग्निशन मिक्सचर क्या होता है, भाई ये होता है, और खूब सारी एनर्जी क्या होती है इसमें रिलीज होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का काम
करती है। थर्माइट मिक्सचर भी नहीं पूछोगे क्या होता है, लेकिन इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि थर्माइट मिक्सचर, ये बात सही है कि मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का कॉम्बो थर्माइट मिक्सचर कहलाता है, लेकिन प्रोपोर्शन याद रखने की बहुत जरूरत है। ये चीज पूछी जाती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3:1 क्या पूछा जाता है बेटा? 3:1। जी हाँ, ये मैं यहाँ पे स्टार बना दिया है भाई, समझ जाना कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड 3 पार्ट और एल्यूमिनियम 1 पार्ट, 3:1 पार्ट। ओके, ये थर्माइट मिक्सचर कहलाता है। अब क्या करेगा वहां पे बेवकूफ बनाने के लिए, क्या करेगा, पहले एल्यूमिनियम को लिख देगा, बाद में क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड को लिखेगा। तो आपके दिमाग में तो 3:1 घूम रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। तो इस तरह की कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, तो इस बात से अवेयर रहना। अब बात आती है बेटा थर्माइट वेल्डिंग की। किसकी आती है? थर्माइट वेल्डिंग की। थर्माइट वेल्डिंग क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा कि थर्माइट वेल्डिंग क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो गर्मी में क्या होता है भाई, आफ्टर ऑल क्या है, आयरन के बने हुए हैं, तो गर्मी में क्या होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। फिर क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सा श्रिंक कर गए, हाँ या ना। तो कभी कभी इनमें क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। तो उन क्रैक को फिल करने के लिए एक प्रोसेस का यूज किया जाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ये एक एपरेटस होता है उनके पास, ठीक है, ये उसका क्या हो गया बेटा, स्टैंड हो गया। ये रेलवे लाइन हो गई मान लो, ओके, लाइक दिस। और मान लीजिए कि ये बीच में क्या है, क्रैक आ गया है इसमें। अब सबसे अंदर तो क्या भरा जाएगा बेटा, वही थर्माइट मिक्सचर भरा जाएगा, ठीक है। बोले तो TM थोड़ा शॉर्ट में लिखे देता हूं। फिर इसके ऊपर क्या लिखा जाए, क्या भरा जाएगा बेटा, IM, बोले तो इग्निशन मिक्सचर। ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मैग्नीशियम रिबन दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, वही मैग्नीशियम रिबन में आग लगाई, ये तेजी से यहां पहुंची आग, और ये खूब तेजी से आपस में रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन से यहां पे क्या हुआ, वही मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट कर गए। एल्यूमिनियम ने मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे वो मेटल ऑक्साइड होता कौन है, तो भैया वो फिक्स है, वो Fe2O3 होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो यहां पे थर्माइट मिक्सचर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अब आयरन मेल्ट होकर के यहाँ पे गिरने लगता है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और ये देखो रेलवे ट्रैक जुड़ करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, थर्माइट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो आप बहुत सारी रिएक्शन पढ़ के आए हैं, कौन सी रिएक्शन पढ़ के आए, जैसे ये वाली रिएक्शंस आप पढ़ के आए हैं, ओके। तो ये रिएक्शंस में क्या है बेटा, ये सारी रिएक्शंस कैसी हो सकती हैं, कॉमर्शियल मेथड हो सकते हैं, लेकिन याद रखना Fe2O3, आई रिपीट Fe2O3 कॉमर्शियल मेथड नहीं होता। अगर आपसे कोई बोले कि क्या आयरन का रिडक्शन एल्यूमिनियम से होता है, हाँ होता है। आई रिपीट, क्या आयरन का रिडक्शन एल्यूमिनियम से होता है, हाँ होता है। क्या ये प्रोसेस कॉमर्शियल मेथड है, नहीं है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। आयरन का रिडक्शन एल्यूमिनियम से होता है, हाँ होता है। क्या ये एक कॉमर्शियल मेथड है, नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर किसमें इसका यूज होता है भाई, इसका यूज होता है किसमें, थर्माइट वेल्डिंग में होता है। थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है साहब, ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने का, जोड़ने का काम करती है। ये बात समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा सेल्फ रिडक्शन। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखिए। कितनी बातें, 2 बातें। पहली बात किसके लिए होता है, Hg, Cu, Pb ऐसे मेटल्स के लिए होता है जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत कम होती है, दैट्स ऑल। Hg, Pb, Cu ऐसे मेटल्स के लिए होता है जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेके बहुत कम होती है। सल्फाइड ओर होते हैं, क्या होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। HgS, PbS, Cu2S ये सब सल्फाइड ओर होते हैं। इनकी एफिनिटी, इनमें जो मेटल हैं Hg, Pb, Cu इनकी क्या होती है, एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत कम होती है। अब ये होता कैसे है, आइए देखिए। मान लीजिए कि सबसे पहले PbS और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, और क्या बन गया बेटा, PbO बन गया, और SO2 बन करके क्या हो गया बेटा, रिलीज हो गया। अब ये जो PbO बना है, फाइनली हम एयर सप्लाई को क्या कर देंगे बेटा, ब्लॉक कर देंगे।
आई रिपीट, एयर सप्लाई को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। एयर सप्लाई को जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो जितना पीबीओ बन चुका है, हाँ, वो बाकी बचे हुए पीबीएस से रिएक्ट करना शुरू कर देगा एंड फाइनली पीबी प्लस SO2 बन करके तैयार हो जाएगा। सेम रिएक्शन फॉर ऑल, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, Cu2O बन जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, Cu प्लस SO2 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, HgO बन जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, Hg प्लस SO2 बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे वो तो सब सही है सर, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि जैसे ही पीबीओ बना, हमने एयर सप्लाई को ब्लॉक कर दिया। अब ये पीबीओ खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और पीबीएस जो है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे होगा, बाकियों में भी सेम होगा। Cu2O ऑक्सीडाइजिंग, HgO ऑक्सीडाइजिंग, Cu2S रिड्यूसिंग, HgS रिड्यूसिंग। तो मेटल सल्फाइड जो है, आई रिपीट, मेरा एक QSP तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? QSP तैयार हो गया। मेटल सल्फाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मेटल ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये दोनों आपस में लड़ भिड़ जाएंगे और रॉ फॉर्म ऑफ मेटल बनकर के क्या हो जाएगा बेटा, तैयार हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर कभी कभी आपने कहा था ना कि ये सल्फेट भी बना लेते हैं, तो मान लो जैसे पीबी है और उसने PbSO4 बना लिया, तो क्या करूं सर? अरे कुछ मत करो, वो PbSO4 और क्या होगा बेटा, PbS, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एंड फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, Pb प्लस SO2। ये बात समझ में आई? Pb प्लस SO2 बनकर के तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है, क्या ये यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? हाँ। क्या ये यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा? हाँ। दैट्स ऑल। तो ये होता है सेल्फ रिडक्शन। तो दो बातें ध्यान रखिए, किसके लिए होता है और दूसरा कौन ऑक्सीडाइजिंग और कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगला आता है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। जिस तरह से इस प्रोसेस में कोई बाहरी नो रिड्यूसिंग एजेंट, कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैसे यहां पे भी नहीं होती है। और ये क्या होता है, बस कुछ भी मत करो, इनको हाई हीट कर दो, स्ट्रांग हीट कर दो, जबरदस्त हीट करोगे तुरंत ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होकर के जैसे Ag2O किस में बदल जाएगा बेटा, Ag प्लस O में, उसी तरह से HgO किस में बदल जाएगा, Hg प्लस O में। बेसिकली इस तरह के रिडक्शन उनके लिए किए जाते हैं बेटा जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ही कम एफिनिटी रखते हैं, जिनकी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ही कम एफिनिटी होती है, ये उनके लिए यूज किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। देखिए हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन अगर आपको याद हो तो हमने जब Ag और Au की लीचिंग पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि देखो एक सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे यानी कि सोडियम साइनाइड और उसमें क्या करेंगे, मेटल सल्फाइड को डिसॉल्व कराएंगे। तो मेटल सल्फाइड में जो मेटल है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। फिर अपन उस मेटल को क्या करेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे जिसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे कौन है, जिंक, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि AgAu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो याद करो मैंने बताया था ये बातें। तो यहां से लेके ये यहां तक का जो पार्ट है ये तो लीचिंग है, लेकिन जो अगला पार्ट है बेटा वो क्या है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन है। HR बोले तो हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन है। और इसमें जो जिंक है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। फाइनली यहां पे Ag का हमें PPT मिलता है और PPT मिलने के कारण इस ओवरऑल इस रिएक्शन को, जैसे इसको तो हम क्या बोलते थे, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते थे, साइनाइड प्रोसेस भी बोलते थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये तो लीचिंग का पार्ट है, अब यहां पे रिडक्शन हो रहा है,
इस प्रोसेस को हम सीमेंटेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एजी का पीपीटी मिल रहा है एंड इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सीमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, बस एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस करा दिया। ये बात ध्यान रखना कि यहां पे जो जिंक है, आई रिपीट, यहां पे जो जिंक है बेटा वो हम एक्सेस में लेते हैं ताकि सिल्वर का लॉस कम से कम हो। कहने का मतलब है जितना ज्यादा लोगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैक्सिमम सिल्वर गेन होगा, तो सिल्वर का लॉस कम से कम होगा। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ खास नहीं है, इसमें हम इससे ज्यादा तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे। बस एक छोटी सी लाइन सुन लीजिए कि जो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी किया जाता है। अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल में आएगा, अपन आराम से पढ़ेंगे। चलिए, वैसे बता दूं, जैसे इसमें ये होता है कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे चला जाता है, लाइक दैट, आपको पता ही होगा। लेकिन अभी उसमें ज्यादा ना सोचिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो चीज जहां आएगी वहां बता दूंगा अच्छे से। चलिए, अब आती है बेटा रिफाइनिंग। तो जरा ध्यान से सुनना। हमने अभी तक क्या किया? क्रशिंग ग्राइंडिंग पढ़ा, कंसंट्रेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, देन रिडक्शन पढ़ा, और अब हम आ गए हैं किस पे बेटा? रिफाइनिंग पे आ गए। किस पे आ गए हैं? अब हम रिफाइनिंग पे आ गए। तो आइए, रिफाइनिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि अभी तक हमने जो किया वो क्या किया। देखिए, कोई भी मेटल होता है तो याद करो, मैंने बताया था कि क्रश और ग्राइंड करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं? कंसंट्रेशन करते हैं। तो अभी तक के जितने भी प्रोसेस हैं, एक बार मैं चाहता हूं वीडियो को क्या करना? पॉज करना, और एक बार छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक लेना। मेरे हिसाब से नोट्स तो आपने साथ के साथ बनाए होंगे, और अगर बनाए हुए हैं तो आप क्या करना? एक बार 15-20 मिनट का ब्रेक लेना, और एक बार जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? एंड देन उसके बाद आगे का वीडियो देखना शुरू करना। तो अब आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बार और छोटी सी चीज याद दिला दूं। बहुत सारे मेथड आने वाले हैं रिफाइनिंग के, जी हां, लेकिन बहुत ही आसान मेथड है। सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, और आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहला काम आपको क्या करना है, किसके लिए होता है, और दूसरा काम इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। बस इस पे फोकस करेंगे, और यकीन मानिए 2-3 लाइनों से ज्यादा किसी भी स्टेप में नहीं मिलेंगी। मैंने फालतू का जितना भी गार्बेज है सब हटा दिया है, सारा कचरा हटा दिया है, सिर्फ मुद्दे की बात की है। मैक्सिमम 2-2, 3-3 लाइनों में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है, और वही लाइनें बस आपको याद रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा जोन रिफाइनिंग की। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता है कि भाई जोन रिफाइनिंग किसके लिए होता है? तो ऐसे मेटल्स के लिए होता है जिनका यूज सेमीकंडक्टर्स या डायोड, ट्रायोड, ये सब बनाने में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? कौन हो गए? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बोरॉन, इंडियम, इन सब के क्या कहते हैं, रिफाइनिंग के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो इंप्योरिटीज होती हैं, सिर्फ अभी ध्यान से सुनना, विद इन ए मिनट आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इंप्योरिटीज जो होती हैं वो मेटल के 2 फेज होते हैं, एक मॉल्टन फेज होता है, एक सॉलिड फेज। तो ऐसे समझो कि इंप्योरिटीज जो होती हैं मॉल्टन फेज में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फेज। कहने का मतलब है एक बार इंप्योरिटी अगर मॉल्टन फेज में सॉल्युबल हो गई तो हो गई, अब वो वापस सॉलिड फेज में नहीं जा रही। क्या मतलब? अभी आइए समझे लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने वैसे यहां पे लिख दिया है कि जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मॉल्टन फेज में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? तो आइए उसको भी समझे लेते हैं। जिस मेटल की हमें रिफाइनिंग करानी है हम उसको क्या करेंगे? रॉड फॉर्म में बदल लेंगे। किस फॉर्म में बदल दिया? रॉड फॉर्म उसकी हमने बना ली। अब इसके चारों ओर हमने सर्कुलर हीटर को घुमाना शुरू किया। इमेजिन करिए कि ये एक क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखना। इमेजिन करिए कि ये एक रॉड है। क्या है? रॉड है, कैसी? ऐसी, लाइक दिस। और मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर हीटर है, कैसा? ऐसा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देख लेना, जस्ट ए सेकेंड। ओके, ये लीजिए। हाँ जी, तो आइए अब बात करते हैं। ये सर्कुलर हीटर है, ये मेटल की रॉड है और इसके चारों ओर ये क्या है बेटा, सर्कुलर हीटर है। अब सर्कुलर हीटर मान लीजिए इस एरिया में इस समय है, तो वो एरिया जो इस समय सर्कुलर हीटर के कांटेक्ट में, वो मेल्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो आसपास की जो इंप्योरिटी है उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी उस मॉल्टन फेज में आकर के। अब मान लो सर्कुलर हीटर यहां से यहां मूव करना शुरू किया, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन की ओर बढ़ना शुरू किया। हम क्या पढ़ रहे हैं, जोन रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो मेटेलिक रॉड है इसके दो जोन है, एक ये जोन है एक ये जोन है। तो एक जोन से दूसरे जोन की तरफ इसने बढ़ना शुरू किया। तो अब जैसे जैसे जो पार्ट सर्कुलर हीटर के कांटेक्ट में आ रहा है वो पार्ट क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। जो पार्ट सर्कुलर हीटर से दूर जा रहा है वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। यानी कि काम किश्तों में चल रहा है। जो पार्ट क्या कहते हैं कांटेक्ट में आता है मेल्ट हो जाता है, जो दूर जाता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं और बोलते हैं इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम चल रहा है। जो पार्ट कांटेक्ट में आया सर्कुलर हीटर के मेल्ट हो गया, फिर जो आगे गया फिर वो आगे बढ़ा तो रेस्ट पार्ट सॉलिड हो गया, अब आगे वाला पार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया। किश्तों में कहानी आगे चल रही है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है बेटा, इसमें सर्कुलर हीटर को घुमाया जा रहा है मॉल्टन फॉर्म को, वो मेटल रॉड के चारों ओर एक जोन से दूसरे जोन की ओर। तो इसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो भी इसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने में लगी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको याद हो, मैंने क्या बोला कि एक बार जो इंप्योरिटी मॉल्टन फेज में डिसॉल्व हो गई, अब वो पलट के वापस सॉलिड फेज में नहीं जा रही, अब वो भी सर्कुलर हीटर के साथ साथ आगे आगे बढ़ रही है। कैसे भाई, जो पार्ट मेल्ट होता जा रहा है वो उसमें एंटर होती जा रही है, सॉलिड फेज को पीछे वो भी छोड़ती जा रही है। तो होता क्या है, ऐसा करने से, सेवर टाइम करने से क्या होता है, एक दूसरे जोन पे जाकर के इंप्योरिटीज क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और इस पार्ट को हम कट करके अलग कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनली ये पार्ट हमने अलग कर दिया। अब जो हमारे पास मेटेलिक रॉड बची है, दिस इज अल्ट्रा प्योर, बिल्कुल प्योर फॉर्म बची है। कैसी फॉर्म बची है बेटा, बिल्कुल प्योर फॉर्म बची है। ठीक है, तो ये होता है क्या, जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग किसके लिए होता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या आता है, वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो थोड़ा सा नाम पे फोकस करोगे ना तो आपको काम समझ में आएगा। यहां पे क्या किया जाता है, जो इम्प्योर मेटल है, आई रिपीट, जो इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल को, ठीक है ना, एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा लिया जाता है जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनाता हो और फिर उस वॉलेटाइल प्रोडक्ट को हम फर्दर और हीट करा करके वापस से क्या करते हैं, उस मेटल की नेटिव फॉर्म को निकाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें अंतर क्या हुआ, मेटल को ही लिया और मेटल ही निकाल लिया, दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले जो आपके पास मेटल था वो इम्प्योर था, फिर आपने उसकी रिएजेंट से रिएक्शन कराई और उसने एक वॉलेटाइल मेटल बनाया, वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया। वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनते समय एक बहुत जबरदस्त काम हुआ, क्या कि रिएजेंट ने केवल मेटल से ही रिएक्शन की, उसकी इंप्योरिटी से रिएक्शन नहीं की। तो हुआ क्या, मेटल इंप्योर था, रिएजेंट आया, उसके साथ वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया और देन जब हमने उसको और आगे हीट किया तो वो थर्मली डीकंपोज होकर के उसने प्योर फॉर्म मेटल की दे दी और वो जो रिएजेंट उसके साथ जुड़ा था वो चुपचाप अलग हो गया। कहने का मतलब है कि कुछ ये इस तरह का मान लीजिए कि एक मतलब रिएजेंट आया, उसने मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से दूर कराया,
मेटल रिएजेंट आया, मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से दूर कराया और उसको उसकी प्योर फॉर्म में छोड़ करके चला गया वापस और मेटल को रिफाइन करने के लिए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग कहलाता है। और इसके बेसिकली दो पार्ट हैं, आई मीन दो मेथड हैं, एक वैन आर्किल मेथड है और एक मेथड है बेटा मॉन्स प्रोसेस। तो वैन आर्किल मेथड जो बेसिकली होता है बेटा वो इनके लिए यूज होता है, पहली बात टाइटेनियम, जर्कोनियम, हम्फनियम, थ्योरियम एंड बोरोन के लिए। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, थोड़े से नाम दिए हुए हैं, दो नाम दिए हुए हैं, जर्कोनियम और ठीक है ना टाइटेनियम। वैसे ये बहुतों के लिए होता है, इनके लिए भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इन दो नामों को मेंशन किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये लाइन अलग से यहां पे लिख दी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब आगे ध्यान से सुनना, इसमें हो क्या रहा है। मान लो कि मैंने टाइटेनियम लिया, अब ये कैसा है बेटा, इम्प्योर। कैसा है, इम्प्योर। अब ये आयोडीन रिएजेंट है, यहाँ पे वैन आर्किल में हम जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, आयोडीन। तो आयोडीन हमने यहाँ पे एज ए रिएजेंट लिया, टाइटेनियम से रिएक्ट कराया, ये देखिए एक यहाँ पे वॉलेटाइल मेटल आयोडाइड बना। अब जब इस वॉलेटाइल मेटल आयोडाइड को हम और आगे हीट करेंगे, और आगे हीट करेंगे, अभी तो 250 पे तो ये बना था, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो देखिए टाइटेनियम निकल के बाहर हो गया। ये जो टाइटेनियम यहां पे निकल के बाहर हुआ है, ये कैसा टाइटेनियम है बेटा, प्योर टाइटेनियम है। कैसा टाइटेनियम है, प्योर मेटल है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक मेटल लिया, उसकी रिएजेंट से रिएक्शन कराई यानी कि आयोडीन से। आयोडीन की स्पेशलिटी है कि उसने सिर्फ मेटल से रिएक्शन की, उसकी इंप्योरिटीज से रिएक्शन नहीं की, वॉलेटाइल मेटल आयोडाइड बना जिसको थर्मली डिकम्पोज कराया एंड फाइनली हमने क्या किया, उससे प्योर मेटल को निकाल लिया। एंड ऑब्वियसली ये जो टेम्परेचर यहाँ पे है, ये मेटल टू मेटल या यूं कहिए एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करते रहते हैं बेटा, वेरी करते रहते हैं। आपको तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि आयोडीन यहाँ पे क्या है, रिएजेंट है। अच्छा, ये जो आयोडीन यहाँ पे फाइनली निकला है, ये आयोडीन वापस से क्या हो जाता है बेटा, रिसाइकल हो जाता है, यानी कि वापस से और आगे और मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके अच्छा, इसमें कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या, जो मेजर इंप्योरिटीज होती हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टाइप की जो इंप्योरिटीज होती हैं, आई रिपीट, कैसी इंप्योरिटीज होती हैं बेटा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टाइप की जो इंप्योरिटीज होती हैं, उनको रिमूव कराने के लिए ये प्रोसेस यूजुअली यूज किया जाता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग all oxygen and nitrogen present in form of impurity in certain metal like this। बात समझ में आ गई। तो इस तरह की impurities को रिमूव कराने के लिए ये मेथड का यूज स्पेशली किया जाता है। अगला प्रोसेस आता है बेटा मॉन्स प्रोसेस। अब जिसने वैन आर्किल प्रोसेस पढ़ लिया उसको मॉन्स में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला, किसके लिए होता है भाई साहब, निकिल के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्पेशली किसके लिए होता है, निकिल के लिए होता है। निकिल में क्या होता है, निकिल में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, आयरन और कोबाल्ट उसकी मेन इंप्योरिटी होती है। निकिल में कई तरह की इंप्योरिटीज होती हैं लेकिन आयरन और कोबाल्ट उसकी मेन इंप्योरिटीज होती हैं। तो इनको हटाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे सिन गैस पास कराई, सिन गैस जो कि कॉम्बिनेशन होती है CO और H2 का। तो H2 क्या करता है बेटा, मान लो मेटल ऑक्साइड है तो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे ये जो मेटल है, ये थोड़ा सा जो ये है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है भाई। ये निकिल यहाँ पे जो मिला है ये कैसा है बेटा, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर है। अब ये निकिल जो इम्प्योर है, मुझे इसको क्या करना है, प्योर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूं, ये अभी निकिल कैसा है, इम्प्योर। अब मुझे इसको प्योर करना है तो मैं यहाँ पे CO की रिएक्शन, CO से रिएक्शन कराऊंगा। वही सिन गैस पास कराई थी ना, कॉम्बो होता है CO प्लस H2 का। तो H2 ने तो रिड्यूस कर दिया, फिर जो निकिल बचा उस निकिल की रिएक्शन किससे हो गई, CO से हो गई। तो यहाँ पे एक वॉलेटाइल मेटल कार्बोनाइल बनता है। ये मेटल कार्बोनाइल फर्दर ऑन हीटिंग वापस से निकिल को लिबरेट कर देता है। बट दिस, ये जो निकिल होता है कैसा होता है बेटा,
प्योर होता है। और रही बात CO की, तो वो वापस से क्या हो जाती है बेटा, रिसाइकल हो जाती है। तो वैन आर्टिकल जो है वो अलग मेटल्स के लिए, ये अलग मेटल्स के लिए, वहां पे आयोडीन, यहाँ पे CO, बाकी ओवरऑल तो प्रोसेस एक जैसा ही होता है। ये बात समझ में आ गई। और ये मैं यहाँ पे स्टार लगाए देता हूं, जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्या बेटा, इंप्योरिटीज जो होती हैं वो किसकी होती हैं, आयरन और कोबाल्ट की होती हैं। किसकी होती हैं, आयरन और कोबाल्ट जैसे एलिमेंट्स की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा अमलगमेशन। अमलगमेशन से पहले मैं सोच रहा हूं डिस्टिलेशन पढ़ा दूं, वो ज्यादा सही रहेगा, तब आपको अमलगमेशन और अच्छे से समझ में आएगा। तो जस्ट ए सेकंड, पहले मैं यहां पे डिस्टिलेशन ले आता हूं। चलिए, अब आप बोलेंगे सर ये डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन जो होता है बेटा, बेसिकली इसका जो बेसिक फंडा होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। जी हाँ, दो मेटल को अगर सेपरेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टिलेशन उतना अच्छा होगा। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेटल का ही आपस में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अच्छा नहीं होना चाहिए, उसकी इंप्योरिटीज से भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर इंप्योरिटीज और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अच्छा नहीं है, तो फिर इंप्योरिटी से आप उसको कैसे अलग करोगे। तो ये बात ध्यान रखिए, मेटल टू मेटल कह लीजिए या मेटल टू इंप्योरिटीज कह लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस अच्छे होने चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ज्यादातर ये कैडमियम हो गया, Hg हो गया, जिंक हो गया, यानी कि जिंक फैमिली के एलिमेंट्स के लिए ज्यादातर ये प्रोसेस यूज किया जाता है। अब होता क्या है, आइए जरा देखे लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये जिंक है और इसमें कैडमियम है। अब जिंक का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं 910 है, कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 767 है। इसी तरह से मान लो अगर Hg होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 357 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मान के चलिए 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि तीनों ही मेटल इसमें प्रेजेंट हैं, जिंक भी है, कैडमियम भी है, मर्करी भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे टेम्परेचर को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करेंगे। मान लीजिए टेम्परेचर जैसे ही 357 के करीब आया, जस्ट इमेजिन किसके करीब आया, 357 के करीब आया, तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले Hg निकल जाएगा। फिर मैं टेम्परेचर को और आगे बढ़ाना शुरू करूंगा, मान लो वो 767 के करीब आया, तो कौन निकल जाएगा, कैडमियम निकल जाएगा। अब जब कैडमियम निकल जाएगा तो बचेगा क्या, जिंक बचेगा और बाकी उसकी इंप्योरिटी बचेगी। अब मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाना शुरू किया तो कहां तक पहुंचा दिया, 910 तक पहुंचा दिया, तो दिस टाइम जिंक भी निकल के बाहर हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। कहने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जो जो टेम्परेचर जिस मेटल का अचीव होता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाला लेवल, वो मेटल वेपर बन करके निकलता जा रहा है और उसको हम कंडेंस करके, क्या करके, कंडेंस करके इकट्ठा भी करते जा रहे हैं। ठीक है ना, कंडेंस करके, कंडेंसेशन करके हम उसको इकट्ठा भी करते जा रहे हैं एंड फाइनली हमें एंड में क्या मिल गया, जिंक मिलके तैयार हो गया। कैडमियम मिला, Hg मिला, जिंक मिला, लाइक दैट। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इनको नहीं कर सकते क्या, भाई एक लिमिट होती है हर काम की। मालूम चला इतना हीट कर दिया कि एपरेटस ही वेपर बन के बाहर आ गया, क्या फायदा आ रहा है। तो जिनका कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा होना चाहिए, तब आप 1 बाय 1 करके मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। तो अगर अब आपको डिस्टिलेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आपको अमलगमेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अमलगमेशन क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। अमलगमेशन में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। पहली बात तो यूजुअली किसके लिए यूज होता है, Ag और Au के लिए। होने में बहुतों के लिए होता है, यहां जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं वो Ag और Au के लिए यूज होता है। चलिए क्या किया जाता है भाई, पहले जो मेटल जिसको आपको रिफाइन कराना है उसका पेस्ट बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है, पेस्ट बना लिया जाता है। फिर उस पेस्ट को क्या किया जाता है, हाँ, एक Hg कोटेड सरफेस पर, मर्करी कोटेड सरफेस पर, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, जो स्लांट पोजीशन में होता है उस सरफेस पे इसको क्या किया जाता है बेटा,
पास कराया जाता है। द स्लरी इज देन फ्लोन ओवर कॉपर और ब्रॉस प्लेट कोटेड विद Hg, ठीक है ना, Hg कोटेड सरफेस पर, मर्करी कोटेड सरफेस पर जो इस तरह से थोड़ी सी स्लांट होती है उसके ऊपर इसको पास कराया जाता है। धीरे धीरे मेटल जो होता है, जो रिफाइन कराना है, वो धीरे धीरे Hg के कांटेक्ट में आ रहा है और वो एलॉय बनाने में लगा हुआ है। क्या बनाने में लगा हुआ है बेटा? एलॉय बनाने में लगा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे कोई मेटल है Ag या Au, वो धीरे धीरे Hg के कांटेक्ट में आ रहा है और वो क्या बनाने में लगा है? एलॉय बनाने में लगा है। इस एलॉय को हम अमलगम भी कहते हैं, बबलगम मत बोल देना। इस एलॉय को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? अमलगम के नाम से भी जानते हैं। फाइनली हम इसको क्या करेंगे बेटा? दोनों मेटल को हमें क्या कहते हैं, इसको हमें इस अमलगम को हीट करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने डिस्टिलेशन पहले क्यों पढ़ाया। डिस्टिलेशन मैंने पहले इसलिए पढ़ाया ताकि होता क्या है बेटा, ये जब आप हीट करा रहे हो, इसको जब आप क्या करा रहे हो? हीट करा रहे हो, तो हीट कराने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले निकल लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये Hg तो क्या होगा? वेपर बन के निकल लेगा और पीछे मेटल क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल मिल गया। और चिंता मत करो, ये Hg बेकार नहीं गया, हमने इसको कंडेंस करा करके वेपर से लिक्विड स्टेट में वापस से बदल लिया एंड फाइनली हमने क्या किया? इसको रिसाइकल कर लिया, यानी कि रीयूज कर लिया। तो ये एक्चुअल में एलॉय फॉर्मेशन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, ये एक तरह का डिस्टिलेशन ही तो हुआ। तो इसलिए डिस्टिलेशन मैंने पहले ही बता दिया था, अब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डिस्टिलेशन क्या है बेटा? जिसमें हमने हीट किया और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसको हमने पहले निकाल लिया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। Hg कैन फॉर्म एलॉय विद मैनी मेटल एक्सेप्ट्स, यानी कि जिनके साथ, बहुतों के साथ बना सकता है, किनको छोड़कर। तो भाई इनमें से वो कौन कौन है? ऑब्वियसली आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। इनमें से वो कौन कौन है? एक तो प्लेटिनम है, एक आयरन है और एक टंगस्टन है। ये 3 मेटल होते हैं बेटा, ठीक है, जो जिनके साथ क्या है, Hg जो है वो कंपैटिबिलिटी शो नहीं करता है, दैट्स वाई वो एलॉय बनाना पसंद नहीं करता है। मतलब साइज इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर साइज कंपेरेबल होते हैं तो मेटल आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं हो पाते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये वो मेटल्स हैं जो Hg के साथ एलॉय बनाना पसंद नहीं करते, या यूं कहिए अमलगम बनाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो जब भी बात आए अमलगमेशन की तो समझ जाइएगा कि एक तो Hg है और देखते हैं साथ में कौन है। तो अगर मान लो बोल दिया जाए सोडियम अमलगम तो समझ जाना कि साथ में सोडियम है, ठीक है ना, Na+Hg है। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा लिक्वेशन का। किसका आता है? लिक्वेशन का। लिक्वेशन में पूछा जाता है, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, पहला किसके लिए, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल। तो जरा ध्यान से देखना, ये एक एपरेटर, ये एक क्या है, फर्नेस है जिसकी पोजीशन कैसी है, ऐसी स्लांट प्लेटफॉर्म है, टेढ़ा प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर मेटल को रखा गया है उसकी इंप्योरिटीज के साथ। अब धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो मेटल भी मेल्ट हो रहा है, हाँ या ना। अब मेटल मेल्ट होकर के नीचे आ गया, इंप्योरिटी ऊपर ही रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये ऐसे मेटल्स के लिए यूज होता है ये प्रोसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट उनकी इंप्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। खत्म, वेरी सिंपल। ये कैसे मेटल के लिए यूज होता है बेटा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, आई रिपीट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट अपनी इंप्योरिटीज से क्या होता है, कम होता है। और वो कौन होते हैं बेटा, वो होते हैं 3 मेटल होते हैं, Pb, Sn एंड Bi। जी हाँ, कौन होते हैं, Pb, Sn एंड Bi। तो बाय द एंड समझ में आई, बात समझ में आई क्या मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। और मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आई रिपीट, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपनी इंप्योरिटीज से कम होता है, तभी तो वो मेल्ट होके पहले ही नीचे चला आया, इंप्योरिटी ऊपर रह गई। खत्म, वेरी सिंपल। अच्छा, 10 to 15% जो इंप्योरिटी होती है तो इस प्रोसेस को यूज
किया जाता है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें पॉइंट नंबर 2 और 3 है। इन पॉइंट्स को स्किप मत करना। पॉइंट नंबर 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा ऑक्सीडेशन मेथड्स की। ऑक्सीडेशन मेथड्स यूजुअली 3 होते हैं, एक पोलिंग होता है, एक बेसिमराइजेशन होता है और एक किपलेशन होता है। तो बेसिमराइजेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब आएगा, कॉपर में भी पढ़ेंगे, आयरन की मेटलर्जी आएगा वहां पे भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यहां पे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा, लेकिन मेन आइडिया जो हमें लगेगा वो कहां लगेगा बेटा, कॉपर की मेटलर्जी और आयरन की मेटलर्जी में बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। लेकिन पोलिंग है, क्यूपलेशन है, ये तो हम यहीं पे पढ़ के खत्म करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं क्या बेटा, आपका ये कौन सा मेथड हो गया अपना, बेसिमराइजेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, कैसे होता है। पाइनएप्पल शेप का एक फर्नेस होता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अंदर लाइनिंग होती है, लेयर होती है। वो लेयर कैसी भी हो सकती है, वो एसिडिक लेयर भी हो सकती है, वो बेसिक लेयर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि मेटल में इंप्योरिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आयरन की बात करें, फॉर आयरन, अब आयरन है साहब जमीन से मिलने वाली चीज है, तो उसमें सिलिशियस इंप्योरिटी होना मामूली बात है। तो फॉर आयरन जो मेजर इंप्योरिटी होती है वो SiO2 होती है। मेजर इंप्योरिटी कौन होती है बेटा, SiO2 होती है। तो अंदर जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की होगी। अब ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, CaSiO3। कहने का मतलब ये है कि अगर इंप्योरिटी एसिडिक है, तो अंदर लाइनिंग कैसी होगी, बेस की होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब मान लीजिए फॉर कॉपर, अब कॉपर में मेजर इंप्योरिटी होती है बेटा FeO की। तो FeO खुद कैसा होता है, बेस होता है। तो अंदर जो लाइनिंग होगी वो कैसी होगी, SiO2, यानी कि एसिडिक सब्सटेंस की अंदर लेयर होगी। दोनों मिलकर बना लेंगे FeSiO3। आप जरा नोटिस करिएगा, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉल्टन कॉपर। यानी कि ये जो बाई चांस मैंने डायग्राम उठाया है, ये डायग्राम बेसिकली कॉपर की मेटलर्जी का है। किसका है, कॉपर। एंड देखिए बाई चांस अभी मैंने बताया कि कॉपर में मेजर इंप्योरिटी कौन होती है बेटा, FeO। दिस इज इंप्योरिटी। ओके, तो जब मेजर इंप्योरिटी बेस है तो अंदर जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी, एसिडिक, यानी कि SiO2 की। और जब मेजर इंप्योरिटी खुद ही एसिडिक हो तो अंदर लाइनिंग किसकी होगी, बेस की। तो ये डिपेंड करता है कि इंप्योरिटी क्या है, मेटलर्जी किसकी है। ठीक है, चलिए वो भी सब समझ में आ गया। आगे यह है कि हाँ भाई स्लैग व्लैग बन गए, लेकिन आगे का प्रोसेस और होता कैसे है। यहां पे एक आप देख रहे हैं विंड पाइप है, जहां से हॉट एयर को पास कराया जाता है। अंदर प्लेटफॉर्म बने होते हैं जिसपे मेटेलिक ओर रखा होता है। मेटेलिक ओर क्या कहते हैं, उस हॉट एयर को जब उस मेटेलिक ओर पे पास कराया जाता है तो जो मेजर इंप्योरिटीज हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये सब वॉलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के निकल लेती हैं। जी हाँ, ये सब वॉलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के निकल लेती हैं। क्या बनाएगा, SO2, CO2, AS2O3, Sb2O3, P4O10 या P2O5, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये सब वॉलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो करके निकल लेती हैं। तो ये मैंने मेन बातें बता दी हैं। आप बोलेंगे सर ये मेन बातें हैं, मतलब इसके अलावा अभी कुछ और भी बाकी है। जी हाँ, अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ बाकी है। तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा था ना, सिर्फ मैं मेन बात बताऊंगा। तो मेन बात ये है कि ये बेसिमराइजेशन क्या होता है। बेसिमराइजेशन ये होता है।
ठीक है ना। अच्छा, आयरन कॉपर की ये क्या कहते हैं, रिफाइनिंग में यूज होता है, और आयरन में ये स्टील मेकिंग में यूज होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आगे आएंगी तो मैं सारी बातें बताऊंगा, कैसे होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। तो ये मैंने कुछ छोटे से पॉइंट्स बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब मैंने बता दिए, मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है क्यूपलेशन की। क्यूपलेशन क्या होता है भाई? बड़ा सीधा सा जवाब है कि एजी और एयू के लिए होता है नंबर 1। किसके लिए होता है? एजी और एयू के लिए होता है नंबर 1। नंबर 1 ऐसे मेटल्स के लिए होता है जिसमें दूसरे मेटल, आई रिपीट, ऐसे मेटल्स के लिए होता है जिसमें दूसरे मेटल इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एजी को ले लीजिए तो उसमें पीबी इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, साथ में एक और चीज ध्यान रखना कि ये ऐसे मेटल्स के लिए यूज होता है जिसमें दूसरे मेटल इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो जो मेटल इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा होती है। उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा होती है। तो अब जब आप क्या करेंगे, इस तरह से एक पॉट लेंगे, उसको उसमें आप सब्सटेंस लेंगे AgPb, और इसको आप जब हीट कराएंगे और इसमें जब आप एयर पास कराएंगे तो एयर पास कराने पे Pb जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कहां होता है बेटा? ऊपर होता है। Ag कहां होता है? नीचे होता है। तो Pb PbO बना लेगा और Ag बेचारा वहां पे चुपचाप पड़ा रहेगा। तो Pb जो है वो PbO बन करके अलग हो जाएगा, Ag वहां पे बच जाएगा, और इस तरह से हमको Ag मिल जाएगा। इस तरह से हमको प्योर एजी मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्यूपलेशन। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, सेम फॉर एयू। एयू के लिए भी हम यही काम करते हैं, सेम फॉर एयू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस क्या है बेटा? पोलिंग। पोलिंग थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। है बहुत सिंपल, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अभी जैसे कितना टाइम हो गया भाई, 55 मिनट्स हो गए मुझे बोलते बोलते लगातार। मैं चाहूंगा कि आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्या करिए, जो जो चीजें मैंने बताई हैं एक बार उनको रिकॉल करिए ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है ना। जैसे दिमाग दौड़ाइए कि जोन रिफाइनिंग किसके लिए था, दिमाग में लाइए मॉन्स प्रोसेस किसके लिए था, वैन आर्टिकल किसके लिए था, इनके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे, लिक्वेशन क्या था, अमलगमेशन क्या था, डिस्टिलेशन क्या था, बेसिवराइजेशन क्या था, क्यूपलेशन क्या था। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इनको एक बार रिकैप करिए। सेल्फ रिडक्शन क्या था, ठीक है, कार्बन रिडक्शन क्या था, एल्यूमिनियम थर्मल रिडक्शन क्या था, क्या कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन क्या था। थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, फिर आपको अंदर से जवाब आते हुए मिलेंगे। आपको अचानक एकाएक बहुत पॉजिटिविटी फील होगी एंड देन फर्दर आप बड़े आराम से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और लगातार देखते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे तो भाई एक लिमिट तक ही दिमाग में घुसेगा, फिर उसके बाद घुसना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए और 15-20 मिनट के ब्रेक में थोड़ा सा रिकैप करिए, इधर उधर घूमिए कमरे में मस्ती से, लगातार मत देखिए वीडियो को, थोड़ा इधर उधर घूमिए और देन उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। होपफुली आपने मेरी एडवाइस मान ली होगी। 15-20 मिनट बढ़िया से आराम से घूम के आए होगे भाई। आए हो नहीं आए हो? क्यों आसिफ, क्यों भाई अब्दुल रब, क्यों अनंत, धवल, आयुष, हाँ खुशी, हैप्पी, और ये हैप्पी भी नाम है, हैप्पी एक आईडी है। हाँ, यूं मत सोचना कि मैं खुशी का ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और कौन कौन थे? बहुत सारे थे, रेयान, रिजान, ठीक है। तो आई थिंक आप सबने मेरी सारी बातों को सुन लिया होगा एंड होप्स ऑफ, मतलब होपफुली आपने क्या कहते हैं फॉलो किया होगा। तो आइए अब फ्रेश मूड से शुरू करते हैं। क्या? पोलिंग। क्या शुरू करते हैं बेटा? पोलिंग। ध्यान से सुनिए। पोलिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं छुपाना भूल गया, जरा ध्यान से सुनना। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल होता है बेटा कि ये ऐसे मेटल्स के लिए होता है, ऐसे मेटल्स की रिफाइनिंग करता है जिसमें उन्हीं के मेटल ऑक्साइड इंप्योरिटी की फॉर्म में होते हैं। जी हाँ, ऐसे मेटल्स की रिफाइनिंग करता है जिसमें उन्हीं के मेटल
ऑक्साइड इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और टिन को लीजिए। किसको लीजिए? कॉपर और टिन को। कॉपर में मेजर इम्प्योरिटी क्या होगी? CO2O। टिन में मेजर इम्प्योरिटी क्या होगी? SnO2। अब बाकी तो आप जानते ही हैं, ये माइनर इम्प्योरिटीज है, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन, और इसी तरह से SnO2 में भी वो इम्प्योरिटीज होती हैं। याद करिए वुल्फ्रामाइड बताया था ना, Fe, ठीक है ना। और ये यहाँ पे Cu होगा बेटा, ये थोड़ा गलत छप गया है, ये क्या होगा? Cu और टंगस्टन और ये सब इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं जो इम्प्योरिटी बताने जा रहा हूं वो किसकी बताने जा रहा हूं? कॉपर की। क्या होता है, कैसे होता है, आइए जरा ध्यान से देखें। एक हाइपोथेटिकल एपरेटस मान लो, ये है कोई एक एपरेटस है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। और इस एपरेटस में अंदर की तरफ क्या है बेटा? एक लेयर है। क्या है? लेयर है। अब कॉपर में क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कौन सी हैं? मान लो यहाँ पे वो मटेरियल पड़ा हुआ है सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ओके, लीजिए। ये लो भाई, ओके, ये सारा का सारा मटेरियल इसमें इतना सारा पड़ा हुआ है। खुश? चलिए नाउ अब हमने इसमें क्या किया बेटा? एयर को पास कराया। किसको पास कराया बेटा? एयर को पास कराया। और ये देखो, ये हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इसको हीट भी कर रहे हैं, गर्म करने में लगे हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ओके, हीट भी कर रहे हैं और एयर को भी पास करा रहे हैं। अब जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे सल्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो सल्फर हो गया वो SO2 बन के निकल जाएगा, आर्सेनिक AS2O3 बन के निकल जाएगा, और एंटीमनी Sb2O3 बन करके निकल जाएगा। तो सल्फर निकल गया, आर्सेनिक निकल गया, एंटीमनी निकल गया, लेकिन आयरन का क्या होगा? आयरन FeO बन करके वहीं पे पड़ा रहेगा। आप देखिए मैंने एरो का साइन कैसे दिखाया, इनके ऊपर दिखा दिए यानी कि ये निकल लिए, और इसको देखो मैंने नीचे दिखाया, यानी कि कहने का मतलब है आयरन ऑक्साइड वहीं पे बन करके पड़ा रहेगा। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी समस्या है कि चलो वो तीन तो निकल गए, वो तीन तो निकल गए, अब इसका क्या करें? तो ये जो FeO है, ये जो FeO है, इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? अंदर सिलिका को रखेंगे, SiO2 को। तो अंदर और लेयर होती है किसकी? SiO2 की लेयर। थोड़ा सा वहां पे जगह कम पड़ गई, मैं दोबारा लिखे देता हूं, ठीक है। लेयर ऑफ SiO2, वो SiO2 और ये FeO दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा? FeSiO3 बनाएंगे। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए पोलिंग में हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने इसको हीट किया तो जितनी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज थी वो निकल गई। फिर जैसे FeO नहीं निकल पाया वेपोराइज होके, तो उसको हमने SiO2 से रिएक्ट करा के उसको हमने निकाल दिया। तो जरा ध्यान से देखिए हम कहां तक पहुंच गए। ये देखिए यहां तक हम पहुंच गए। अभी तक हम SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 को निकाल चुके हैं, ठीक है। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए सारे शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूं। मैंने कहा ना आपसे, मैंने लेक्चर की शुरुआत में, आज ही नहीं पहले भी, जिस दिन से मेटलर्जी शुरू हुई है, क्या बोला है कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके लिए सारे शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगा। आपको अपनी तरफ से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे सुनिए, समझिए, बाकी सारे नोट्स आपके पास प्रिपेयर हैं। कसम से कह रहा हूं, आप जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि मजा आ गया भाई, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आई है। कसम से कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बेटा, बार बार जोड़ दे रहा हूं। मेटलर्जी में बहुत सारे नोट्स होते हैं, अननेसेसरी का बच्चा क्या करता है ना, गार्बेज इकट्ठा कर लेता है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
चलिए, तो अब होता क्या है बेटा, जो FeO है ये क्या करता है, ये यहां तक बता दिया मैंने, स्लैग बना लेता है FeSiO3, है ना, और अलग हो जाता है। अब फाइनली इसमें बचा क्या, देखिए सल्फर गया, आर्सेनिक गया, एंटीमनी गया, कैसे, उड़ के। ये कैसे गया, स्लैग बन के। अब बचा क्या, CO2 बचा, क्या बचा, CO2 बचा। तो अब इसका क्या करें, वेरी सिंपल, बड़ा सा टैंक ले लेते हैं, उसमें बचे हुए मटेरियल को डाल देते हैं और वहां पे इसको धीरे धीरे हीट करते हैं, और ऐसे करके ग्रीन लॉग ऑफ वुड, यानी कि हरी जो ग्रीन लिविंग सेल्स जो होती है ना, लकड़ी की बहुत बड़ा सा बैम्बू ले लिया, लट्ठा ले लिया, है ना, जो भी कहलाता है, और उसमें जो ग्रीन लिविंग सेल्स होती हैं, डेड सेल की बात नहीं कर रहा, ग्रीन लिविंग सेल्स, वैसा बैम्बू हमने लिया और उससे इस तरह से सॉल्यूशन को स्टीयर करना शुरू किया। स्टीयर कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब गर्म करते जाएंगे ना जैसे, तो उसमें से धीरे धीरे कई तरह के हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलना शुरू होंगी। किसमें से, वो जो ग्रीन लिविंग सेल्स वाला आपने बैम्बू लिया है ना, उसमें से कई तरह की हाइड्रोकार्बन्स निकलना शुरू होंगे। उन हाइड्रोकार्बन में से एक मेथेन होता है, जो बहुत ही रिच कंटेंट होता है। कहने का मतलब है, जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन निकले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो निकलने वाला होता है वो कौन होता है, मेथेन होता है। मेथेन जो होता है वो बल्क में निकल रहा है, खूब सारा मेथेन निकल रहा है। अब जो मेथेन होता है बेटा, यानी कि CH4, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो जैसा कि मेरे को उम्मीद है आपके अंदर जो दिल से आवाज आ रही है वो मेरे मन तक पहुंच रही है। बहुत से बच्चों ने बोला होगा सर +4, ऐसा मैंने नोटिस किया है, बहुत से बच्चे आंसर देते हैं +4। अब मैं आपको बता दूं कि वो गलत है, ये होता है बेटा -4। क्या होता है, -4, जी हाँ, दिस इज -4। अब आप देखिए ये CH4 क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कैसे, ये -4 यहां दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए यहाँ पे +4 हो गया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फाइनली, और रिड्यूस होकर के ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। हमने पहले जो वॉलेटाइल फॉर्म में निकल सकती थी उनको उड़ा दिया, जो वॉलेटाइल में नहीं उड़ पाए उनको हमने स्लैग बना के निकाल दिया, और आखिरी में जो हमारे लिए सबसे जरूरी था CO2, उसको हमने क्या किया बेटा, रिड्यूस करा करके प्योर कॉपर हमने निकाल दिया। 99.5% तक क्या होता है, प्योर कॉपर हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है साहब पोलिंग का। पोलिंग में जैसा कि आप जानते हो मेजर इंप्योरिटीज कौन सी होती हैं, कॉपर हो गई, टिन हो गया, सॉरी कॉपर हो गया, आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, और मेजर इंप्योरिटी SnO2, ठीक है, होती है, ठीक है ना। मेजर जो इंप्योरिटीज होती हैं, मैं दोबारा बोले देता हूं, टिन में मेजर इंप्योरिटीज क्या होती हैं, कॉपर, आयरन, टंगस्टन और SnO2। अब यार ये तो आप जानते हो कि इनके वॉलेटाइल ऑक्साइड बना पाना पॉसिबल नहीं है, वॉलेटाइल ऑक्साइड बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहते हैं, सारा प्रोसेस बस वैसा ही है, सारा प्रोसेस बस थोड़ा सा चेंज है। क्या कि जब आप इस तरह से क्या कहते हैं, मतलब एयर को पास करा रहे होते हैं, तो कुछ मेटल जो इंप्योरिटीज होती हैं वो तो वहीं पे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, कुछ धीरे धीरे अपर सरफेस पे जाती हैं और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। फाइनली जो इंप्योरिटीज हैं जो वॉलेटाइल फाइनली जो इंप्योरिटीज हैं जो ऑक्सीडाइज हो चुकी हैं वो ऊपर सरफेस पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, और उसको हम बोलते हैं बेटा स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। ये बात समझ में आई, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, जिसको हम अलग कर लेते हैं। तो बाकी तो कुछ नया नहीं है,
सब कुछ वही है एज इट इज, वही ग्रीन लॉग ऑफ वुड आप चलाओगे, मीथेन निकालोगे, मीथेन क्या कहते हैं रिड्यूस करेगा, इस तरह से टिन बनेगा, ये वो फलाना ढिमाका, खत्म। और कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। बस ये वर्ड याद रखना, दिस इज कॉल्ड ISCOM। मतलब यूं मान लो कि ये एक एपरेटस है और इसमें मान लो ये आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, लाइक दिस, ओके। अब अंदर क्या है, वो मेटेलिक ओर पड़ा हुआ है जिसको रिफाइन करना है, ओके। और ये देखो ये एक क्या है, ग्रीन लॉग ऑफ वुड है जो चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और ये देखो ये ऊपर की तरफ क्या हो गई बेटा, ऐसे 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 ISCOM आकर के इकट्ठा होता जा रहा है, लाइक दिस। तो ISCOM अगर आपसे कोई पूछे क्या है भाई, ऑक्सीडाइज पार्ट है किसका, इम्प्योरिटीज का, दैट्स ऑल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे तो नहीं कहना चाहिए क्या बाकी इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ है, लेकिन हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, आइए जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये आपको एक एपरेटस दिखाई दे रहा है। इस एपरेटस में दो चीजें हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एक कौन है, एनोड, और दूसरा कौन है, कैथोड। एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का बना होता है। मान लीजिए कि हम कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, किसकी रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, सपोज कॉपर की, तो ये जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर का बना होगा। और मान लीजिए कि अगर ये कॉपर की रिफाइनिंग है तो ये क्या है, कैथोड, ये प्योर कॉपर का बना होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे एनोड पे क्या होता है बेटा, कॉपर आयन निकलते हैं कई से आई से, तो Cu का Cu+2 में बनना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। यानी कि एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे क्या होता है, कॉपर आयन जाकर के डिपॉजिट होते हैं, कॉपर आयन जाकर के डिपॉजिट होते हैं। अरे हाँ या ना, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे होता है रिडक्शन, ओके। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। आगे ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, किस में डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। कहां डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका है बेटा, CuSO4 प्लस H2SO4 का है। कहने का मतलब है कि जिसकी रिफाइनिंग हमें करानी है उसी का मेटेलिक सॉल्ट हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर है तो कॉपर का लिया है सॉल्ट, अभी Ag होता तो Ag का लेते, गोल्ड होता तो गोल्ड का लेते, आयरन होता तो आयरन का, टिन Pb, यानी कि जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है उसी का हम सॉल्ट लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्यों लिया भाई, एक तो सॉल्युबल नेचर का होना चाहिए। सल्फेट ही क्यों लिया कि भाई सॉल्युबल नेचर का होना चाहिए। सल्फेट के ज्यादातर सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट वो लो जो सॉल्युबल नेचर का होना चाहिए, प्लस जो आप क्या कहते हैं यहां पे मेटल ले रहे हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने एनायनिक पार्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो बहुत से मेटल हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज्यादा है। तो इसीलिए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आई रिपीट, इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइट का चूज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ये थोड़ा यहां गलत छप गया है भाई, मैं इसको सही कर देता हूं, जस्ट ए मिनट। अब सही है, ओके। जरा ध्यान से देखना, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका, मेटल का, ये ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए कि भाई सॉल्युबल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का सिलेक्शन करते हैं। आगे कुछ
इम्प्योरिटीज होती हैं, तो मैंने मेन जो इम्प्योरिटीज जो क्या कहते हैं होती हैं, पाई जाती हैं, वो लिखी हैं। बाकी एक मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, अब जरा उसको ध्यान से सुनना। तो बहुत सी चीजें आपने सुन ली होंगी और समझ ली होंगी कि ये एनोड होता है, वो कैथोड होता है, ये इम्प्योर होता है, वो प्योर होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होता है, फलाना डिमाका, हाँ या ना। अब आगे आइए शुरू करते हैं। आगे क्या, मान लीजिए कि कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। किसकी रिफाइनिंग करनी है? कॉपर की रिफाइनिंग करनी है। तो मान लीजिए कि इसमें बहुत तरह की इंप्योरिटी है, जैसे जिंक है ना, मैग्नीज है, और मान लो कोबाल्ट है, मान लो निकल है, हाँ, और क्या है, जैसे मन जानकर, सॉरी थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया, दोबारा लिखता हूं, जैसे Mn है, ठीक है, और जैसे कौन है, Zn है, क्रोमियम है ना, और मन जानकर फेंका आयरन है, और कार्ड को है यानी कि निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, हाँ या ना। हुआ क्यों हंगामा? आगे और है, यस और नो, यानी कि Ag है, Au है, इस तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। ओके, तो अब इसमें होता क्या है बेटा, अब ध्यान से देखना कि अब आगे हो क्या रहा है। मान लो कि अब जैसे कॉपर की रिफाइनिंग जैसा कि हम जानते हैं कि करा रहे हैं, है ना, तो अब जब प्रोसेस शुरू होगा तो सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम बात करें किसकी, ओपी की, तो भाई ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज होने का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ओके, अब बात आती है कि अगर ऑक्सीडाइज पहले जो कौन हुआ, जिसका ओपी ज्यादा था, तो रिड्यूस भी पहले वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब ये बात तो सही है कि जो ऑक्सीडाइज पहले हुआ है उसका ओपी ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका आरपी ज्यादा नहीं हो सकता, उसका आरपी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, मौज मस्ती में पहले जल्दी से ऑक्सीडाइज तो हो गए जल्दबाजी में, लेकिन अब ये रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो ये सबके सब जो कॉपर के इस तरफ हैं, कॉपर के जो इस तरफ हैं, ये सारे कहां घूमते रहेंगे, ये सारे आयंस बनके, ये सारे आयंस बनकर के कहां घूमते रहेंगे, आयंस इन सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? ये भूत बनकर के घूमते रहेंगे भटकती आत्मा की तरह, इधर उधर घूमते रहेंगे, कहां पे, सॉल्यूशन में। अच्छा, अब जब क्या कहते हैं कॉपर की बारी आई, कॉपर इन सबसे पहले ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, पहले इन सबको ऑक्सीडाइज होना है क्योंकि इन सबका ओपी ज्यादा है, तो अब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। अब जब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो नो डाउट इन इट, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। तो अब होगा क्या, ये तो आयंस घूमते रहेंगे, है ना, और रिड्यूस होने का अगर मैं नंबर देखूं तो सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा, कॉपर, फिर निकल, ये वो फलाना और ढिमाका। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, रिड्यूस होना तो फिर ऐसे तो पहले एजी और एयू को चाहिए था, आपने एजी और एयू को तो भूल गए, शायद आपसे गलती हो गई, आपने टच ही नहीं किया उनको। तो नहीं, ना कोई गलती हुई है ना मैं भूला हूं, एक्चुअल में जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ वो रिड्यूस कैसे होगा, जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ वो रिड्यूस कैसे होगा। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि बेटा कहानी कॉपर से चल के कॉपर पे खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब ये, इसके लिए थोड़ा मुझे पीछे चलना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। यहां से क्या हुआ बेटा, कॉपर आयन निकले, बात समझ में आ रही है, और यहां जाकर के क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, यहां जाकर के रिड्यूस हो गए, और इनकी कंडक्टिविटी को मेंटेन किसने किया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ने, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ने। ये क्या कर रहा है, CuSO4 वहां पे बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा कॉपर आयन आ रहे हैं उनको जाकर के वो वहां पे डिपॉजिट कर रहा है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कॉपर आयन दे रहा है, नहीं, जो एक्स्ट्रा कॉपर आयन आ रहे हैं उनको जाकर के डिपॉजिट कर रहा है। सर समझ में नहीं आया, मतलब ये है जैसे एक बैंक है,
मान लो कि आप कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, जस्ट इमेजिन 2 मिनट के लिए मान लो कि आप कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहे हो। अब आप अपने शहर से आपके पापा मम्मी ने क्या किया, आपके अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है, बैंक में आपके पैसे डाले, आपने वो यहां बैंक में जाकर के पैसे निकलवा लिए, हाँ या ना। तो दो बातें पूछना चाहता हूं, जो पैसे आपने निकलवाए क्या वो वही सीरियल नंबर के थे, क्या वो वही नोट थे जो वहां पे क्या कहते हैं आपके पापा मम्मी ने बैंक में डलवाए थे? नहीं सर, वो काहे को होंगे, बैंक के पास जो अपने पैसे थे वो उसने दे दिए, हाँ बात सही है। दूसरा क्वेश्चन, बैंक ने अपने पास जो पैसे थे वो दे दिए, तो वो कौन से पैसे दे दिए, जो उसके खुद के पास थे या जो आपके पापा मम्मी ने डलवाए वो दे दिए? अरे सर वो अपने पास वाले क्यों देगा, जो पापा मम्मी ने डलवाए थे वो देगा। एग्जैक्टली मैं भी वही समझा रहा हूं, क्या कि कॉपर आयन यहां पे जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो जो एक्स्ट्रा जो कॉपर आयंस आ रहे हैं, जो सरप्लस कॉपर आयन है वो उनको वहां पे डिपॉजिट करवा रहा है, दैट्स ऑल। ये नहीं है कि अपनी तरफ से दे रहा है। तो वहां से अगर कॉपर आयन आना बंद, पैसा आना बंद, तो पैसा निकलना बंद, यानी कि यहां से कॉपर आयन आना बंद, वहां पे डिपॉजिट होना बंद, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो बाकी जो उसके बाद बचे थे, आई रिपीट, बाकी जो उसके बाद बचे थे मेटल, सर्किट ब्रेक होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुए। जब वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुए तो वो रिड्यूस भी नहीं हुए, यानी कि ये सारे कहां पड़े हुए हैं, दो के दोनों चुपचाप एनोड के नीचे जाकर के इकट्ठे हो गए, और इनको हमने बोला एनोड मड। इनको हमने क्या बोला, एनोड मड। बात समझ में आई? एनोड के नीचे इकट्ठे हो गए और इनको हमने क्या बोला, एनोड मड बोला, दैट्स ऑल। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर मान लीजिए आयरन होता तो, अरे इधर के आयन सॉल्यूशन में होते, उधर के आयन एनोड मड में होते, आई मीन सॉरी, आयन तो होते ही नहीं, उधर के मेटल एनोड मड में होते। अगर क्रोमियम होता, कोबाल्ट होता, निकेल होता, इधर वाले आयन सॉल्यूशन में, उधर वाले एनोड मड में। सिंपल, ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में फाइनली 99.98% तक प्योर कॉपर हमें मिलता है, या वॉट एवर जिसके लिए हम करा रहे हैं वो हमें 99.98% तक प्योर मिलता है। तो ये बात आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे, तो बाय द एंड समरी इज दिस, मैं चाहूंगा कि यहां पे वापस से 10-1 मिनट का आप ब्रेक लेना। आप बोलोगे सर अभी 15 मिनट पहले तो ब्रेक ही लिया था, दोबारा ब्रेक लेने को कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, एक काम करना, या तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेना और चाहो तो 2 घंटे का ब्रेक ले लेना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हम इंडिविजुअल मेटलर्जी शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो खत्म हो गया, अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल मेटलर्जी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि और देख करके आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर ये और है, अगर ये और है, तो इस और को देख करके आपको ये पहचानना आना चाहिए कि इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रिवीजन करना पड़ेगा। इन केस अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया हुआ है शुरू से लेके आखिर तक, आज दिन तक उसने मेटलर्जी के 3-4 जो भी लेक्चर हुए हैं, 2-3 जो भी हुए हैं, वॉटएवर, अगर वो सारे लेक्चर उसने अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो भाई फिर उसको गैप लेने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे साथ शुरू हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है, मक्कारी दिखाई है, तो भाई एक बार अब आगे बढ़ने से पहले पुराना थोड़ा सा रिकैप कर लो जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। सिर्फ 2 बातें, किसके लिए होता है, नंबर 1, नंबर 2 बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बस इतना सा पढ़ लो और इसके बाद आगे देखो कितना मजा आता है। तो आइए शुरू करते हैं। होपफुली आपने रिवीजन कर लिया होगा, आपका पढ़ा हुआ होगा, तो अब जरा मैजिक देखने को तैयार हो जाओ। जिन बच्चों ने भी क्या कहते हैं बढ़िया से रिवीजन किया हुआ है, आई मीन इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है, वो इस मेटलर्जी को हार्डली 1 मिनट से भी कम समय में खत्म कर सकते हैं। कैसे? अपनी स्टॉप वॉच देखते जाइए और जरा इधर ध्यान देते जाइए। नंबर 1 या सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है। स्टेप नंबर 1 क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है, हाँ होता है। स्टेप 2
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या सल्फाइड है तो फ्रोथ फ्लोटेशन होना चाहिए। हाँ यार, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। आगे सल्फाइड है, क्या है? सल्फाइड है तो ऑक्सीडेशन के नाम पे क्या होना चाहिए? रोस्टिंग होना चाहिए। हाँ साहब, रोस्टिंग ही होती है। क्या होती है? रोस्टिंग होती है। मेजर प्रोडक्ट याद करिए ZnO मेटल ऑक्साइड, माइनर प्रोडक्ट जिंक सल्फेट बनता है। ये सब बात मैंने बताई थी। आगे बढ़ जाइए, अगला पॉइंट। यार रिडक्शन कराना है, याद आ गया यार, फिर से जनता पार्टी यानी कि कार्बन रिडक्शन, ये लीजिए यार। रिडक्शन हो गया, अब क्या कराना है? प्यूरिफिकेशन कराना है। या प्यूरिफिकेशन सर ने बताया था जो जिंक होता है उसके लिए डिस्टिलेशन यूज होता है। और तो और रिफाइनिंग भी तो करा सकते हैं किसी के लिए जो अभी अभी पढ़ के आए। खत्म मेटलर्जी, जिंक की मेटलर्जी खत्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप देख लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ बोला है धीरे धीरे, तो 1 मिनट से शायद 1 मिनट तब भी नहीं लगा होगा। लेकिन जिस बच्चे ने अगर क्या कहते हैं मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है, वो तो मतलब इसको 15 सेकंड में खत्म करेगा, 20 सेकंड में खत्म करेगा। तो आप देख लीजिए जिंक की मेटलर्जी, जो बच्चे पता नहीं शायद बड़े आराम से आधा आधा घंटा 1 घंटा लगा देते होंगे रट्टा मारने में, अरे यार इसमें ये होता है उसमें, और फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं लाते होंगे अपने अंदर, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा, वो बड़े आराम से इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के बड़े आराम से वो 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3-4 मेटलर्जीज जो हैं, इंडिविजुअल मेटलर्जीज, 5 मिनट के अंदर 3-4 मेटलर्जीज को खत्म कर सकते हैं एक ही झटके में, सिर्फ इस तरीके से। अब जैसा कि आप जानते हो हर मेटल का कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, आइए जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। जो कार्बन रिडक्शन के दौरान हमें रॉ मेटल मिलता है, जिंक मिलता है, वो ऐसा नहीं है कि प्योर है, वो इम्प्योर है और उसको हम स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। और जो स्पेल्टर होता है बेसिकली वो इम्प्योर जिंक होता है, जिसमें 2 तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना। तो वॉलेटाइल में ज्यादातर देखा गया है कैडमियम आर्सेनिक होता है, नॉन वॉलेटाइल में ज्यादातर देखा गया है आयरन कार्बन जैसी इम्प्योरिटीज होती हैं। ये बात समझ में आ गई? मतलब नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज और वॉलेटाइल, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे दूसरा, मेजर इम्प्योरिटीज जैसे होती हैं, तो मान लो अगर मान लो सिलिशियस कोई इम्प्योरिटी है, जस्ट इमेजिन, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे, वो स्लैग बना करके क्या कर देगा? अलग कर देगा। ओके चलिए, तो ये भी एक मैंने आपका क्वेश्चन तैयार करा दिया कि भाई इसमें किस तरह का स्लैग बन के तैयार होता है। भाई इस तरह का स्लैग बन के तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगली मेटलर्जी आ गई साहब, टिन। तो बहुत से बच्चे तैयार होंगे, आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्रशिंग ग्राइंडिंग होगी। कंसंट्रेशन साहब ऑक्साइड है, और वो भी ऐसा ऑक्साइड है, याद करो जिसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टिन ऑक्साइड, जिसमें कोई एक मैग्नेटिक और एक क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक। यस, याद आया? हाँ बिल्कुल। तो वुल्फ्रामाइड वाली जो इम्प्योरिटी, इसमें जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती है, यस, वो इसमें पाई जाती है। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कैसा होगा बेटा? वही ग्रेविटी सेपरेशन फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। चेक कर लीजिए, ग्रेविटी सेपरेशन फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। भाई ऑक्साइड है ना, तो ग्रेविटी तो होगा ही होगा, और मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक का भी चक्कर है, इसलिए मैग्नेटिक सेपरेशन भी होगा। अब बात आती है ऑक्सीडेशन। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर रोस्टिंग तो आपने सल्फाइड के लिए बताया था। हाँ बताया था, लेकिन सर ये तो आप नॉन सल्फाइड का है, तो इसके लिए रोस्टिंग क्यों करवा रहे हो? तो पहली बात तो रोस्टिंग नॉन सल्फाइड के लिए भी होती है। हाँ सर होती तो है, बात तो सही है, तो यहां क्यों करवा रहे हो सर? नॉन सल्फाइड का यहां क्यों करवा रहे हो, इसमें क्यों करवा रहे हो, यहां क्या इसका यूज है? ड्यू टू इम्प्योरिटी, ड्यू टू नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। कैसे? देखिए जो टिन स्टोन होता है उसमें सल्फर होता है, SO2 बनेगा, निकल जाएगा वेपर बन के। आर्सेनिक
AS2O3 बनेगा, वेपर बन के निकल जाएगा। Sb2O3 बनेगा, वेपर बन के निकल जाएगा। लेकिन क्या CuSO4 जो है जब बनेगा तो क्या ये वेपर बन के निकल पाएगा? क्या FeS जब FeSO4 बनेगा तो क्या ये वेपर बन के निकल पाएगा? नहीं सर, नहीं निकल पाएगा। तो बस इन्हीं को निकालना है हमें, इन्हीं को निकालना है हमें। तो जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि अगर मैं यहां पे कैल्सिनेशन कराता तो ये इंप्योरिटीज जो हैं ये खुद क्या कहते हैं वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होती, सल्फर वहां पे सॉलिड से वेपर में बदलता, निकल जाता, आर्सेनिक, एंटीमनी सब निकल जाते। लेकिन CuSFeS तब भी नहीं निकल पाते, CuSFeS तब भी नहीं निकल पाते। अच्छा, रोस्टिंग में क्या हो रहा है? तीनों निकल रहे हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर कोई आपसे बोले भाई रोस्टिंग क्यों कराई जाती है, तो बोलना ड्यू टू नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। कुछ चीजें वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में निकल जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में नहीं निकल पाती हैं। तो उनको हमने ऐसे में कन्वर्ट कर लिया, आई रिपीट, उनको हमने ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो आसानी से निकाली जा सके। कैसे? हम यहां पे अब करेंगे लीचिंग। क्या करेंगे? लीचिंग। और वो केमिकल लीचिंग नहीं है, नॉर्मल लीचिंग है। क्या मतलब सर? नॉर्मल लीचिंग है, केमिकल लीचिंग नहीं है। मतलब करेंगे क्या कि यहां पे CuS को CuSO4 FeSO4 में बदल लेंगे और SnO2 तो हमारे पास पहले से है ही, उठा के सबको पानी में डाल देंगे। अब CuSO4 और FeSO4 ये दोनों तो पानी में सॉल्युबल होते हैं, SnO2 पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो SnO2 का तो हमें रेजिड्यू मिल जाएगा और बाकी दोनों सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। हम फिल्टर कर लेंगे, हमें SnO2 मिलकर के तैयार हो जाएगा PPT की फॉर्म में। रोस्टिंग हमने क्यों कराई? ड्यू टू नेचर ऑफ इंप्योरिटी। कैल्सिनेशन से हम CuSFeS को अलग नहीं कर सकते थे। रोस्टिंग करके हमने क्या किया? उनको सल्फेट में बदला, सल्फेट को पानी में मिलाकर के डिसॉल्व करा के SnO2 से अलग कर लिया, खत्म। दोबारा बोलता हूं जिससे ना सुनाओ, हम कैल्सिनेशन से इसको अलग नहीं कर सकते थे। किसको? CuS और FeS को। इसलिए हमने रोस्टिंग करा के उसको सल्फेट में बदल लिया और सल्फेट को पानी में मिला के अलग कर लिया, खत्म। वेरी सिंपल। आगे की कहानी आपको सारी पता है। क्या रिडक्शन कैसे होगा भाई? फिर से जनता पार्टी, कार्बन रिडक्शन होगा। वेरी सिंपल। और अगर इसमें मान लीजिए कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ये मैं यहां पे स्टार लगाए देता हूं। मान लीजिए कि अगर यहां पे इनको क्या पसंद है बेटा, सॉरी पसंद हो, अगर मान लीजिए यहां पे इंप्योरिटी क्या है? प्रेजेंट है, SiO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिला देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा, CEO बनेगा और वही लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैल्शियम सिलिकेट बन करके तैयार हो जाएगा। रही बात बेटा रिफाइनिंग की, किसकी? रिफाइनिंग की। तो रिफाइनिंग का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, आपको याद हो तो टिन है। क्या है? टिन। पोलिंग कराते हैं, यस आर नो? हाँ सर कराते हैं। और क्या कराते हैं बेटा? लिक्वेशन कराते हैं, यस आर नो? और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब आप टिन की करा रहे हैं तो यहां पे SnSO4 होगा प्लस साथ में H2SO4 होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यहां पे कराओगे, कहां पे? जिंक में, तो यहां पे क्या होगा बेटा? ZnSO4 होगा, H2SO4 होगा। ओके, तो याद करिए पोलिंग कराई जाती है कॉपर और टिन के लिए, तो टिन है तो पोलिंग करा सकते हैं। लिक्वेशन कराया जाता है SN PB और BI के लिए, लिक्वेशन करा सकते हैं, रिफाइनिंग करा सकते हैं, लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा कॉपर की। मेन सोर्स होता है CuFeS2 जिसको कॉपर पायराइड भी बोलते हैं। आयरन है इसमें मेजर इंप्योरिटी जिसको हमें कॉपर से अलग करना है। ओके, क्रशिंग ग्राइंडिंग हमारा पहला स्टेप होगा। कंसंट्रेशन की बात आती है तो ध्यान से देखिए, सल्फाइड ओर है यानी कि फ्लोट फ्लोटेशन होगा। अब बात आती है किसकी? ऑक्सीडेशन की। तो याद करिए CuFeS2 का हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था रोस्टिंग के थ्रू, जिसमें ये पार्शियल रोस्टिंग शो करता है। कॉपर
की एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के कम होती है। आई रिपीट, कॉपर की एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के कम होती है, तो वो पूरी तरह से क्या कहते हैं CO2O में कन्वर्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो Fe है वो पूरी तरह से FeO में कन्वर्ट, FeS जो है वो मैक्सिमम पार्ट FeO में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल रोस्टिंग। याद करिए, बता चुका हूं। अब फाइनली हमें मिला क्या, CO2S और FeO। अब हमें क्या करना है बेटा, रोस्टिंग तो करा ली, ऑक्सीडेशन तो हो गया, अब हमें रिडक्शन जोन में जाना है। लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या है, जिसका रिडक्शन कराना है वो तो ऑक्साइड में बदल ही नहीं पाया, वो तो कहां पड़ा हुआ है, सल्फाइड में। तो फिर रिडक्शन कराएं किसका? अरे सर उसका करा दें। तो भाई साहब जरा ऊपर नाम पढ़ लो, क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। हमें कॉपर चाहिए, आयरन नहीं चाहिए। आयरन तो इम्प्योरिटी है, उसको तो भगाना है यहां से। समझ में आ रही है बात? तो दोबारा बोलता हूं, जिसका रिडक्शन कराना है वो तो सल्फाइड में पड़ा हुआ है, उसको तो हमने ऑक्सीडाइज में हम बदल ही नहीं पाए। उसकी लो एफिनिटी किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उसकी एफिनिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन के लिए। तो अब क्या करें? तो हम क्या करते हैं, CO2S FeO वॉटएवर जो भी है, यानी कि जो हमारे पास रोस्टेड ओर है, कैसा ओर है, रोस्टेड ओर, उसकी हम स्मेल्टिंग कराते हैं। ये स्मेल्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे हम मेटल को मॉल्ट करा रहे हैं, मॉल्टन फॉर्म में करा रहे हैं, रिडक्शन नहीं करा रहे हैं। क्या नहीं करा रहे हैं? रिडक्शन नहीं करा रहे हैं। आइए देखिए, समझ जाएंगे, जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। होता क्या है, हमने लिया रोस्टेड ओर लिया। रोस्टेड ओर मतलब ये, जिसमें क्या है, CO2S और FeO है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल, CO2S और FeO है। ओके, जरा आगे ध्यान से देखना। किसकी प्रेजेंस में लिया? कोक पाउडर की प्रेजेंस में लिया और SiO2 की प्रेजेंस में लिया। कोक पाउडर किसका काम कर रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये पूछी जाती हैं। फ्लक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर, सॉरी, फ्यूल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? फ्यूल का काम कर रहा है। यहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आई रिपीट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा। किसका काम कर रहा है? फ्यूल का काम कर रहा है। हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है। SiO2 अपना काम कर रहा है। SiO2 क्या काम कर रहा है? उसकी निगाह इस FeO पे है। ये कौन है? ये कौन है? एसिड। कौन है बेटा? एसिड। ये कौन है? बेस। ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये देखिए FeSiO3 बना रहा है। क्या बना रहा है? FeSiO3 बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि SiO2 की नजर इस FeO पे इंप्योरिटी को निकालने में, स्लैग बना बना करके भगा रहा है सबको। अब यहां पे ये स्मेल्टिंग कहलाता है, ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है, स्मेल्टिंग कहलाता है। और CO2S तो जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। मैक्सिमम पार्ट जो FeO का है वो सब स्लैग बन बन करके अलग हो गया। अब यहां पे मॉल्टन फॉर्म में, आई रिपीट, किस फॉर्म में? बिल्कुल मॉल्टन फॉर्म में हमें यहां पे मेट मिला है। आप बोलेंगे सर मेट क्या होता है? मेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ CO2S एंड FeS। 98% CO2S होता है और 2% FeS होता है। आई रिपीट, 98% क्या होता है? CO2S होता है, 2% क्या होता है? FeS होता है। और यही आज का इंपॉर्टेंट QSP होता है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। इग्निशन मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर, ये वो फलाना ढिमागा, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, स्मेल्टिंग में फिर बता दूं, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, फ्यूल का काम कर रहा है। SiO2 एक फ्लक्स का काम कर रहा है, जो FeO को निकाल बाहर करता है, किस फॉर्म में? FeSiO3 के फॉर्म में। और यहां पे बचता है CO2S, और बहुत थोड़ा सा बचता है FeS, जो हो सकता है रोस्टिंग के समय बचा रह गया हो, थोड़ा बहुत। हाँ, जो FeS FeO में बदल गया था वो तो सब यहां निकल गया, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में 100% कुछ नहीं होता। तो FeS जो FeO में निकल गया वो तो यहां पे FeSiO3 बन के अलग हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत FeS बचा रहा हो, तो वो यहां पे पाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मेट। ठीक है,
फर्दर इस मेट को हम किस में कन्वर्ट करें, किस में ट्रांसफर करेंगे, बेसेमर में। बेसेमर याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पाइनएप्पल शेप का एक फर्नेस होता है और इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे वो ओर रखा होता है। तो यहां पे हमने क्या रख दिया, मेट को रख दिया। मेट को रख दिया, हॉट एयर को पास कराया, CO2s CO2o में कन्वर्ट होगा, CO2s CO2o में कन्वर्ट होगा, CO2SO4 में कन्वर्ट होगा। मेजर पार्ट ये होगा, माइनर पार्ट ये होगा, यानी कि रोस्टिंग चालू है। क्या चालू है, रोस्टिंग चालू है, यानी कि बेसेमर में रोस्टिंग हो रही है। बेसेमर में क्या हो रही है, एक तरह से रोस्टिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। साथ ही वहां पे FeS है, वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeO में। लेकिन अंदर जो लेयर है वो किसकी है, SiO2 की। वो आंख लगा के उस पर बैठी हुई है, तू बन और मैं तेरे को लेके उड़ूं। तो ये जो FeO है ये SiO2 से रिएक्ट करके निकल रहा है स्लैग बन के, और वहां पे CO2s जो पिछली बार बेचारा CO2o में नहीं बन पाया था, इसकी बुरी नजर के कारण, किसकी बुरी नजर के कारण, FeS की, वो अब चुपचाप आराम से बन पाया। अब इस दौरान हो क्या रहा है, जैसे ही वहां पे FeO बन रहा है, FeO SiO2 से रिएक्ट कर रहा है, FeSiO3 बना रहा है, स्लैग बन रहा है। तो जैसे जैसे FeO का वहां फॉर्मेशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि FeO का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमें कैसे पता चलेगा कि FeO कब खत्म हो गया। तो जितनी देर FeO का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से ग्रीन कलर की गैस निकल रही है, ग्रीन कलर की फ्लेम्स निकल रही हैं, वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन कलर, ठीक है ना। उभर रहा है, खोल रहा है अंदर कॉपर, और उसमें से खूब ग्रीन कलर की फ्लेम्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तब तक दिखाई दे रही हैं जब तक FeO का वहां पे एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है। जैसे ही FeO खत्म, FeS खत्म, यानी कि FeO बनना बंद। जैसे ही FeO बनना बंद, यानी कि FeSiO3 का प्रोडक्शन खत्म, तो ग्रीन फ्लेम निकलना भी खत्म, ग्रीन फ्लेम निकलना भी खत्म। पढ़ लो इसे ध्यान से। During slag formation, green flame is produced due to FeO formation. When green flame disappear, air supply cut off and self reduction start. मतलब FeO बनना बंद, सॉरी FeO खत्म, आई रिपीट FeO खत्म, सब खत्म, हाँ या ना। एयर सप्लाई को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। एयर सप्लाई को ब्लॉक कर दो, जितना CO2 बनना था बन गया, जितना CO2SO4 बनना था बन गया। अब सेल्फ रिडक्शन होने दो। याद करो सेल्फ रिडक्शन पढ़ाया था, हाँ या ना, देख लीजिए, यस और नो। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, CO2SO, ये CO2SO4, और ये क्या कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अरे हाँ या ना। एंड फाइनली ये उसकी क्या है बेटा, समरी है। ये क्या है लाला, ये समरी है। ये बात समझ में आ रही है, क्या है, समरी है। ओके, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अब सही है, चलिए। ओके, ये इसकी समरी है। मेट को हमने बेसेमर में डाला, एयर पास कराई, सिलिका, ये सब स्लैग यहां भी निकल गया, और ये कॉपर बनके तैयार हो गया। ये कॉपर कहलाता है बेटा, ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। 98% प्योर कॉपर होता है। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं, गर्म पानी डलता है तो छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े, है ना। बस वैसे ही क्या होता है, SO2 गैस निकलने की वजह से, आई रिपीट, क्या निकलने की वजह से, SO2 गैस निकलने की वजह से कॉपर की अपर सरफेस पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। पूछा जाता है ये गैस कौन सी है, किस वजह से ब्लिस्टर कॉपर बन रहे हैं, तो ध्यान रखना भाई, ये मैंने यहां पे स्टार लगा दिया है। और ध्यान रखिए 98%, क्या 98% प्योर कॉपर होता है। और रही बात SO2 जो यहां बन रही है, ये यहां जो बन रही है, दिस इज द कॉज ऑफ एसिडिक रेन, कॉज ऑफ एसिडिक रेन। जी हाँ, SO2 क्या होती है बेटा, कॉज ऑफ एसिडिक रेन होती है। ये बात आपको होपफुली अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या है भाई, फाइनली कॉपर हमें मिल गया है, ब्लिस्टर कॉपर हमें मिल गया है 98%, लेकिन हमें उसको 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99.98% तक तो प्योर करना है। तो हम रिफाइनिंग कराएंगे, हाँ या ना, पोलिंग कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। और याद करो ये सब मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा करके चुका हूं सारी बातें, ठीक है, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, सब कुछ बता के चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। बहुत ही सिंपल है, क्रशिंग ग्राइंडिंग, हाँ या ना, करा दो साहब, क्रशिंग ग्राइंडिंग करा दी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, याद करो, एजी और एयू के लिए लीचिंग होता है। मैक ऑथ है फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस, याद करो बताया था, खत्म। आगे ये रिएक्शन इसमें क्या है बेटा, इन्वॉल्व है, याद करो बता चुका हूं। देन उसके बाद क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे भाई जबरदस्ती उसको ऑक्सीडाइज कराने की क्या जरूरत है, जब पहले से ही हमें एजी मिल सकता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट करा के डायरेक्ट नेटिव फॉर्म में मिल सकता है, तो ऑक्सीडेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये लो भैया, हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया, ये लो, जिंक से हमने रिएक्शन कराई, रिडक्शन हुआ, एजी हमें मिल गया, ठीक है। और हमने उसकी आगे क्या करा ली बेटा, रिफाइनिंग करा ली। और रिफाइनिंग करा ली कैसे, रिफाइनिंग का एक तो ये प्रोसेस है ही, है ना, और बाकी अमलगमेशन और वो सब भी आप करा ही सकते हो, सिंपल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट याद रखना क्या यूज होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 + HNO3, ठीक है। रीजन, इसके जो सल्फेट होते हैं वो इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं जितना नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। तो मैंने कहा ना, पोटेंशियली इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्युबिलिटी भी देखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट को चूज करते समय, ओके। बाकी रिफाइनिंग के और मेथड तो आपको पता ही है, जैसे याद करिए एजी के लिए अमलगमेशन भी होता था, यस और नो, हाँ बिल्कुल। और याद करो अपन ने पढ़ा ही था, है ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ये कैलकुलेशन एक अपन ने पढ़ा था एजी और एयू के लिए, तो वो भी प्रोसेस यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा गोल्ड। देख लो कितनी आसानी से खत्म हो रही हैं चीजें। अगला आता है गोल्ड। वही क्रशिंग ग्राइंडिंग होगी साहब, वही लीचिंग होगी, सेम मेथड, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, वही एज इट इज सब कुछ, हाँ या ना। ये यहां पे मैं एरो बनाए देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ये लो भाई, ओके, लो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये वही रिएक्शन है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन वो वही है, सब कुछ वही है। रिफाइनिंग आप ऐसे करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यूज होगा वो ये होगा। मतलब क्या बताऊं, इसमें मेरे बताने लायक कुछ अब खास बचा नहीं है, एक ही लाइन बार बार दोहराने वाली बात है, आप चेक कर सकते हैं, वही सारी चीजें अवेलेबल एज इट इज हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझने की है, वो समझे लेते हैं। होता क्या है, गोल्ड की जो रिफाइनिंग होती है वो थोड़ी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। दो कारण है, एक तो इसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं, नो डाउट इन इट, है ना। दूसरा थोड़ी सी वो कॉस्टली पड़ती है, हमें क्या करना है, थोड़ा सस्ते में काम चलाना है। तो एक मेथड और भी यूज किया जाता है रिफाइनिंग के पहले, ये भी यूज किया जाता है। क्या, जरा ध्यान से देखना। जो गोल्ड होता है बेटा, उसमें कुछ इंप्योरिटीज फिक्स होती हैं। जैसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। जापान क्यों आगे, जा मीन्स जिंक, प मीन्स पीबी, क्यों मीन्स कॉपर, आगे मीन्स सिल्वर। जापान क्यों आगे, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सारी इंप्योरिटीज होती हैं किसमें, गोल्ड में। अब हमें क्या करना है, इन इंप्योरिटीज को बारी बारी से अलग करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाऊंगा, जैसे डाइल्यूट H2SO4। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होता है वो उससे पहले रिएक्शन दे देगा। तो ये इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी में कौन ऊपर है, जिंक। जिंक उससे रिएक्शन करके ZnSO4 बन के बाहर हो जाएगा। अब गोल्ड में क्या बचेगी इंप्योरिटी, PbCu और Ag।
अब याद करो पीबी को अलग करना है तो वोलेटाइल ऑक्साइड बना दो, याद करो उसको क्यूपलेशन बोलते हैं। ये लो भाई पीबी भी अलग हो गया, तो अब क्या बचा Cu और Ag। तो बोरेक्स लाओ, बोरेक्स की रिएक्शन कराओ तो कॉपर अलग हो जाएगा बोरेट बना करके। क्या बना करके? बोरेट बना करके। कॉपर भी अलग हो गया साहब, ये फॉर्मूला सामने लिखा है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला नहीं है, ये बोरेट वो उसका फॉर्मूला है, कॉपर बोरेट है ना, मेटाबोरेट। आगे अब कौन बचेगा? फाइनली आपके पास बचेगा Ag और Au बचेगा। क्या बचेगा? Ag और Au। इस Ag और Au को हमें सेपरेट करना है। आई रिपीट, इस Ag और Au को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो बोलेंगे दोनों मिलकर के आओ चलो पार्टिंग करते हैं। पार्टी नहीं, क्या करते हैं? पार्टिंग करते हैं। पार्टिंग, पार्टिंग क्या होता है बेटा? PARTING। पार्टिंग क्या होता है? दोनों में इस मिक्सचर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ लंबे समय तक बॉईल करो। जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी ना दूसरे से, वो पहले इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो Ag और Au में Ag की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कर जाता है एंड फाइनली वो तो Ag2SO4 बन के अलग हो जाता है और अकेले बचता है कौन? गोल्ड। खत्म। तो आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा, आज बहुत ज्यादा हो गया है भाई, इतना पढ़ो पहले तो बढ़िया है। अगले टर्न पे मेटलर्जी का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें दूसरे मेटल्स लाऊंगा, जो जो मेन मेटल्स हैं, जैसे पीबी है और आपका वो कौन हो गया, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब मैं अगले टर्न पे लाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आराम से कूल होकर के पढ़ते रहिए, ब्रेक दे दे करके पढ़िए, चीजों को सोच के याद रख के समझ के पढ़िए। ओके, चलिए बाय बाय।